11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है हिमेश पांड्या। ये हैं 1 जुलाई 1984 के। और सवाल इनके हैं कि इनकी शादी नहीं हो रही है, दाम्पत्य कैसा रहेगा, करियर वगैरह के बारे में तो इन्होंने कुछ विशेष सवाल नहीं पूछे हैं, क्योंकि वहां पे उच्च के राहु तो पहले से ही बैठ करके व्यक्ति को बेहतरीन बना रहे होंगे। सूर्य और बुध का एकादशवें में प्रभाव बड़ा अच्छा हो जाता होगा, शुक्र का प्रभाव भी बड़ा अच्छा है। पर दाम्पत्य जो है वो इनके बारे में सवाल पूछा है इन्होंने, और मन चिंतित वगैरह भी है इनका। वो गुरु और यहाँ पे कमजोरी स्थिति दिख रही है, क्योंकि गुरु अकेले बैठे हैं, यहाँ पे संतान का कष्ट और कई बार विवाह का कष्ट होता है। पर ये सब चीजें तो देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको आपकी इनकी कुंडली से पंचांग से परिचय कराता हूं, जरा निकट से समझने का प्रयास करिएगा। व्यक्ति का जन्म 1906 शक संवत 2040 विक्रम संवत में दक्षिणायन में हुआ है। दक्षिणायन में होने के कारण व्यक्ति की समस्या आरंभ, मतलब यहां से आपके पास कम से कम अगर विचार करिए तो बुध, शुक्र, चंद्रमा और गुरु थोड़े थोड़े कमजोर हो गए। और वर्षा ऋतु में जन्मे होने के कारण, और चूंकि चंद्रमा 12वें में, तो यहाँ पे व्यक्ति के मन को कमजोरी मिल जाती है और व्यक्ति के काम में अब किसी भी तरीके की समस्या आ सकती है। आप चंद्रमा को जितना महत्वपूर्ण नहीं मानते ना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रत्येक प्रकार की समस्या के लिए एकमात्र यही आपकी कुंडली में मैंने तो बात कही है कि यहाँ और यहाँ अगर चंद्रमा बैठ जाए 12वें और 8वें तो त्रस्त कर देते हैं, और उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन को बहुत ही परेशान करने वाला हो जाता है। शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि के हैं, वैसे भी पापक हैं। उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, उल्टे पर केतु की दृष्टि पड़ जा रही है, जो कि वृश्चिक राशि में बैठे हैं। पर ठीक है, वो उच्च और नीच के प्रभाव से मुक्त हैं। लेकिन गौर करिए तो पीछे सूर्य बुध बैठे हैं, ये एक तरीके का प्रभाव अच्छा होगा। शुक्र और बुध और सूर्य का एक साथ बैठना व्यक्ति को लाभ से संपन्न बनाने वाला बना देगा। लेकिन चंद्रमा पापक हो जाते हैं, इस कारण से उनमें कमजोरी देखी जाएगी। रविवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव बड़ा अच्छा होता है अपने लेवल पे। पर कई बार जब आप इनकी कुंडली में और भी चीजें देखते हैं तो पुष्य नक्षत्र, जो व्यक्ति को बहुत ही सरदार, राजा और नृपतुल्य बना देता है। व्यक्ति विदेशों में काम करने वाला, बाहर जाकर के काम करने वाला, अपने काम को लेकर के बहुत ही सिस्टमेटिक होने वाला, ऐसा बना देते हैं। हर्षण योग, हर्ष से योग, विषाद नहीं होता, कष्ट नहीं होता है जीवन में। और जन्म कुंडली में ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति की स्तुति तामसिक प्रवृत्ति की कमजोरी देखी जा रही है। लेकिन यह बहुत अच्छी बात है, सात्विक तत्वों से युक्त होने के कारण व्यक्ति का सत्व तत्व मजबूत है, चेहरा सुंदर है, बड़ा ही कोमल खेला हुआ सा है, नेत्र खिले होते हैं, नेत्र में दिव्य ज्योति होती है, चेहरे पे दिव्य आभा मंडल होती है, शांत प्रवृत्ति को धारण करने का व्यक्ति का मनस्वी होता है, मनस्वी होना तय होता है। अब कुंडली को समझिए, 5 नंबर यहां लिखा, जो लग्न के अधिपति सूर्य जाकर के जन्म कुंडली में लाभ में बैठे हैं, और 5 नंबर जो यहां बना है उसको यहां लिखना चाहिए था, क्योंकि मूलतः यहां पे 1 नंबर लिखता है, 2, 3, 4, 5। लग्न के अधिपति का लाभ में जाना और दशम भाव के अधिपति के साथ संग करना और धन भाव के अधिपति के साथ बैठना। तो लग्न, दशम और धन, इन तीनों का योग जन्म कुंडली में लाभ प्राप्त कर, आर्थिक रूप से ये कुंडली कभी भी कमजोर नहीं है, कभी भी कमजोर नहीं, क्योंकि धन के अधिपति लाभ में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, और साथ ही साथ उस पर गुरु का प्रभाव भी है। धन भाव के अधिपति, लग्न के अधिपति और दशम के अधिपति जब इस कुंडली के सर्वाधिक कारक और लग्नेश के परम मित्र गुरु से देखे जाएंगे तो कुंडली कमजोर नहीं होगी। और वो गुरु पूर्वाषाढ़ा में बैठे हैं, खराब नहीं है। पर जरा गौर करिए तो वहां पे बुध डिग्री जो बुध की बनी है वो 25 डिग्री के, सूर्य जो है वो 15 डिग्री के, और शुक्र जो है वो 20 डिग्री के, ये दोनों ग्रह अस्त हो जाएंगे। तो बुध और शुक्र अस्त हो जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, अब ध्यान से समझना होगा कि शुक्र यहाँ पे करियर को कमजोर करने का काम उठा लेंगे, और बुध यहाँ पे धन के कमजोर करने का परिणाम। अब कहां बात बिगड़ी है, फंसी कहां है, इनकी कुंडली में विवाह के लिए संबंध यहां से आते हैं, पर यहां के अधिपति जन्म कुंडली में लाभ में बैठे हैं, तो धन का तो लाभ देंगे, धन को तो देंगे, लेकिन वस्तुतः उसकी स्थिति कमजोर सी है। अस्त ग्रह हो जाए तो बुध और शुक्र कभी भी अस्त होने के बावजूद भी परिणाम देते रहते हैं, परंतु वो विवाह किसी न किसी, अब कोई जरूरी नहीं है कि ग्रह जब किसी एक भाव का अधिपति हुआ तो वो किसी खास क्षेत्र को प्रभावित करे। अब द्वितीय भाव से जिन जिन क्षेत्रों का विचार किया जाता है, जिन जिन चीजों का कारक होता है, उसमें से किसी एक चीज को वो कमजोर कर सकता है, या 2 से 3 क्षेत्रों को पकड़ करके उसको मशल सकता है, उसकी मृत्यु करवा सकता है। तो द्वितीय भाव में धन भाव के अधिपति हैं, तो धन भी कमजोर रहे, बचे कम, मशक्कत करनी पड़े, लेकिन धन के कारक की दृष्टि जा रही है। लेकिन द्वितीय भाव के कारक ग्रह गुरु भी होते हैं जो कि देख रहे हैं। परंतु अब यहां पे व्यक्ति को परेशानी कहां आ रही है
क्योंकि पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में पंचम में बैठे अकेले बैठकर इस भाव को कमजोर करेंगे। तो संतान और संबंध बनना, व्यक्ति के जीवन में विवाह। सप्तम भाव के अधिपति शनि जो है वो जन्म कुंडली में उच्च के हैं पर मंगल के साथ बैठे हैं, जो व्यक्ति से मशक्कत और हर काम में मेहनत करवाने के बाद सफलता मिलेगी। इस कारण से व्यक्ति का दाम्पत्य कमजोर। इस कुंडली में बुध की कमजोरी और शनि और मंगल की कमजोरी के कारण व्यक्ति के लिए रिश्ते आते नहीं है, या कई बार बात बिगड़ बिगड़ करके बन के बिगड़ती है, बिगड़ती बिगड़ती बनती है। ये संबंध जो है तो आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, चतुर्थी का व्रत करिए अगर हो सके तो। आपकी स्तुति में यहाँ पे शनि की स्तुति है सिंह लग्न के लिए, वो अच्छे नहीं होते, सप्तम और छठे के अधिपति होकर के मारक हो जाते हैं। और वस्तुतः आपके जीवन में और भी ज्यादा साहस भरने का काम बजरंग बली की पूजा, इन दोनों ही देवताओं की आराधना आपको करनी चाहिए। इस कुंडली में धन की समस्या नहीं होगी, क्योंकि शुक्र अस्त होकर के भी अगर एकादशवें भाव में बैठेंगे लाभेश के साथ तो लाभ रहेगा। सिंह लग्न की कुंडली के लिए मंगल अच्छे होते हैं, गुरु अच्छे होते हैं, स्वयं सूर्य भी अच्छे होते हैं, पर इस कुंडली के लिए शनि अच्छे नहीं होते। गुरु 8वें भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में पंचम में बैठेंगे तो संतति को कई बार देर से आते हुए देखता बनता है। पर आप गौर करिए, यहाँ पे गुरु मंगल का एक साथ बैठना ये बड़ा अच्छा, चंद्रमा का यहाँ बैठना बहुत सुंदर, यहाँ पे शुक्र का बैठना बहुत ज्यादा अच्छा, आत्मबल की कमजोरी यहाँ पे, और बुध व्यक्ति को लालची बना रहे हैं। शनि का यहाँ बैठना थोड़ी सी कमजोरी, पर व्यक्ति विदेश में भी जाकर के रह सकता है, या कई बार व्यक्ति आपे में आकर के जल्दबाजी में आकर के कई बार अपना नुकसान कर सकता है। पर जो भी काम करेगा उसमें उसको शांति मिलती रहेगी। गुरु मंगल का प्रभाव, कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी है, व्यक्ति का प्रभाव अच्छा है, शुद्ध सात्विक रूप से धन कमाना चाहता है, गलत और निंदनीय कृत्य करके धन नहीं कमाएगा। प्राप्त होंगी सारी चीजें, विवाह होगा जरूर। शुक्र की दशा चल रही है जो कि दशम भाव के अधिपति हैं। 2023 के फरवरी में विवाह का योग बन रहा है, गारंटी देता हूं, प्रयास करिए। अभी तो नहीं, पर हाँ 2023 के फरवरी के बाद आपकी कुंडली में विवाह के योग हैं। आप 84 के हैं। जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसमें सप्तम भाव के अधिपति उच्च के तो बैठे हैं पर मंगल के साथ बैठे हैं, तो विवाह का सुख होगा। चल अचल संपत्ति भी व्यक्ति क्रिएट करता है और उसमें खूब लाभ भी कमाता है, क्योंकि नवांश कुंडली में भी गुरु चंद्रमा केंद्र में और दोनों अच्छे बैठे हैं। लेकिन यहाँ के अधिपति मंगल जो है वो जन्म कुंडली में त्रिकोण में आ रहे हैं, यहाँ पे सूर्य और शनि का संबंध है। ये कारण यहाँ पे विवाह नहीं होने का, या कष्ट देने का, या देर से होने का। लेकिन यहाँ पे बुध जैसे ग्रह बैठे हैं जो व्यक्ति के जीवन में कौन है, अष्टमेश है, इस कारण से। और सप्तम भाव के अधिपति पीछे जा रहे हैं राहु के साथ, जिसपे केतु का प्रभाव है और गुरु भी देख रहे हैं। देर से ही सही पर विवाह होगा जरूर, क्योंकि पंचमेश यहाँ पे मित्र की राशि में और यहाँ पे स्वग्रही, यहाँ के लिए अच्छे, यहाँ के लिए भी अच्छे। गुरु अच्छे हैं तो संतति भी देर से हो पर हो जाए, विवाह भी हो पर देर से हो। पर उसी के बल पे मैंने ये बात कही है, 2023 से लेकर के 25 के 10वें महीने तक आपकी कुंडली में विवाह का योग चल रहा है। दम लगाइए। विवाह कैसा, तो शुक्र की स्तुति, मिथुन राशि की अगर कोई जातिका हो, कर्क राशि की अगर कोई जातिका हो, कुंभ राशि की अगर कोई जातिका हो, मेष राशि की कोई अगर जातिका हो, धनु राशि की अगर कोई जातिका हो, या इन्हीं लग्नों की हो तो बड़ी अच्छी बात है। अपने जन्म स्थान से पूर्व दिशा की तरफ बढ़िए। आपकी कुंडली के हिसाब से 1 अंक बहुत अच्छा रहेगा, 9 अंक बहुत अच्छा रहेगा। ये स्थितियां बनती है। रविवार का दिन और पूर्व दिशा। इस कुंडली में लग्न जो है वो पूर्वा फाल्गुनी का बना है, शुक्र इसके अधिपति नक्षत्र के होते हैं, और वो शुक्र जन्म कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते, वो मेहनत ही खाली करवाते रहते हैं। यहाँ पे शनि और मंगल, साहस, पराक्रम, बल आपके प्रत्येक काम में लगेगा। और जो भी आप काम करना चाहेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहां पड़ रही है उच्च की, आप ऋण लें पर दें नहीं। मंगल की दृष्टि यहां धर्म और अध्यात्म, भाग्य और पितर का आशीर्वाद, ये सब है। यहां पे भी आपकी कुंडली में एक सामान्य लाभ देख रहा हूं। कर्म क्षेत्र में मंगल का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है। शनि की दृष्टि यहां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, शनि की दृष्टि यहां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, शनि की दृष्टि यहां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इस वजह से ये इस कुंडली के लिए सप्तम भाव को कमजोर भी कर रहे हैं, और जहां जहां देख रहे हैं वहां वहां कमजोरी भी दे रहे हैं। गुरु जन्म कुंडली में 5वीं, यहां धर्म, अध्यात्म, राजनीति, प्रबुद्ध और आध्यात्मिक होना, साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में पितरों का और पूर्वजों का और भाग्य का बल, ये है। गुरु की दृष्टि यहां बेहतर है, पर वहां पे और भी ज्यादा अच्छा हो सकता था, लेकिन चूंकि उस भाव के अधिपति वहीं बैठे हैं और स्वग्रही गुरु बैठे हैं, इस वजह से इसे अच्छा कहा जाएगा। सूर्य वहीं पे अति विशिष्ट कारक भाव में बैठे हैं, और जन्म कुंडली में वो लग्नेश होकर के लाभ भाव में बैठे हैं। लाभेश के साथ व्यक्ति संपूर्ण प्राप्त जरूर करेगा, मैं ये बात कह सकता हूं। गुरु की 9वीं दृष्टि लग्न पे, मित्र की राशि, बहुत अच्छी बात, क्योंकि इस भाव के अधिपति के ऊपर गुरु का भी प्रभाव है और लग्न के ऊपर भी गुरु का प्रभाव है।
इस वजह से व्यक्ति कभी भी जेहन में गरीबी और गंदगी नहीं पालता है। विचारों का धनी हो, श्रेष्ठ लोगों की मित्रता करे, अच्छे लोगों का संग करे। और राहु की दशा में व्यक्ति को उत्थान की स्थिति में भी देख रहा हूं। अभी तो आपकी कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है, जो कि अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन भक्ति का नाथ जो है वो गुरु आपके विवाहों के लिए बड़ा अच्छा हो सकते हैं। ये पंचम भाव में गुरु यहां बैठे हैं ना, ये ठीक नहीं है। यहां पे जन्म कुंडली में चंद्रमा 12 में बैठे हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में 12वें का अधिपति होकर के बैठा है, लेकिन पापक है। इस वजह से आपके व्यय को भी आपको नियंत्रित करना होगा, उसको भी संतुलित करना होगा। सूर्य जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं नक्षत्र के कारण। चंद्रमा जो बैठेंगे वो पुष्य नक्षत्र के आपको राजसिक विचारों का वाला और शुद्ध मन स्थिति का बना रहे हैं। ये चंद्रमा यहाँ पे भी नीच के हो जा रहे हैं। इनकी दशाओं में व्यक्ति के व्यय में बढ़ोतरी और व्यक्ति के पत्नी के स्वास्थ्य को कमजोर और व्यक्ति के स्वयं के स्वास्थ्य को भी कमजोर होते देख रहा हूं। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में स्वाति नक्षत्र के, राहु का प्रभाव उन पे नहीं है, लेकिन मंगल जो है वो जन्म कुंडली में 18 डिग्री के हैं और सूर्य का षड्बल में बलवान होना ये व्यक्ति के प्रभाव को और व्यक्ति के स्वास्थ्य को ठीक रखता है। आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के अधिपति अगर मंगल के साथ बैठे हैं तो कई बार व्यक्ति को गैस्ट्रिक पेशेंट बना सकते हैं, पर यह एक सामान्य बात होगी, वैसे कोई कमजोरी वाली बात नहीं है। बुध जो है वो जन्म कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र के, व्यक्ति को धर्मपरायण, धार्मिक और बुद्धिशाली, साथ ही साथ तार्किक बुद्धि का, याददाश्त क्षमता का मजबूत और व्यक्ति की कम्युनिकेशन को बड़ा बेटर बनाते हैं। नेटवर्क के क्षेत्र में व्यक्ति काम कर सकता है, इंटरनेट वर्ल्ड पे छा सकता है, इंटरनेट की दुनिया में महारत हासिल कर सकता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट आदि का काम व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छे लाभदायक हो सकते हैं। टिम्बर का काम करे, रुई का काम करे, दवाई और औषधियों का काम करे, केमिकल इंडस्ट्री में व्यक्ति आगे जा सकता है, ट्रांसपोर्ट का काम व्यक्ति कर सकता है, टूरिज्म सेक्टर में काम कर सकता है, कई भाषाओं का जानकार हो सकता है। साथ ही साथ व्यक्ति पढ़ने के क्षेत्र में कंप्यूटर पे बैठ करके भी दुनिया को जोड़ने का काम कर सकता है। ऐसी स्थितियां बनती है। आपकी कुंडली अच्छी बनी है, पर नवांश कुंडली को जब गौर से देखते हैं तो यहाँ पे सूर्य और शनि का एक साथ बैठना व्यक्ति के जीवन में कई बार कमजोरी भी पैदा करते हैं और व्यक्ति के आत्मबल को कमजोरी देने का काम कर देते हैं। यहाँ पे पत्नी आपकी धार्मिक होंगी, धर्मपरायण होंगी, आपकी बात मानने वाली होंगी, पर अंगार भी यहाँ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब गौर करते हैं तो इससे केंद्र में शनि और सूर्य बैठे हैं, यहाँ से केंद्र में गुरु जैसा तत्व बैठा है। इस वजह से वहां पे वाक्पटुता और चंचलता दोनों रहेगी। सप्तम भाव के अधिपति राहु के साथ बैठे हैं, शुक्र पीछे जा रहे हैं, मंगल यहाँ के अधिपति होकर के पंचम में, शत्रु कई बार हो जाते हैं और ससुराल पक्ष कई बार आपका जो होता है वो आपके घर के निकट का ही होता है, बहुत ज्यादा दूर नहीं होता। दशमांश कुंडली बहुत ज्यादा अच्छी बनी है, आपका कर्म कमजोर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आप वास्तविक हो, शुद्ध हो और बिल्कुल ही श्रेष्ठ हो, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि गुरु और मंगल जैसे ग्रह बैठे हैं। धन लगाने के लिए धन भी है, कर्म जो करेंगे उससे मन शांत भी रहेगा और शुक्र यहाँ बैठे हैं, व्यक्ति का भाग्य प्रबुद्ध होता है। जिस भी क्षेत्र में व्यक्ति काम करता है थोड़े ही समय में बहुत ज्यादा अनुभव इकट्ठा कर लेता है, ये बात बनती है। सवाल इनका जो है वो पढ़ के सुनाता हूं। इनके सवाल जो है वो जो स्थिति बनी हुई है वो मैं आपको बताता हूं। इनके सवाल बढ़े हैं, इन्हें बड़े अच्छे पूछे हैं, बहुत ही छोटे सवाल कि शादी नहीं हो रही है, बहुत प्रयास करने के बाद भी एंगेजमेंट बार बार टूट जाती है। वो मैंने बात बताई कि जन्म कुंडली में गुरु का यहाँ बैठना, शनि मंगल का यहाँ से बैठना और यहाँ के अधिपति का अस्त होना, उसने वही चीज कमजोर करा है जो आपको दिख रहा है, आपके विवाह को तोड़ने का काम या विवाह को कमजोर करने का काम। सप्तम भाव के अधिपति के ऊपर मंगल का प्रभाव या मंगल से प्रभावित होना, उससे केंद्र में राहु और केतु का बैठना ये कमजोर हो जाता है। पंचम भाव में अकेले गुरु का बैठना ये कमजोर करता है। तो हमें मनाना किसको है? गणेश जी को और बजरंगबली को। दूसरा सवाल, नौकरी में बार बार समस्या हो रही है, वो तो नहीं होनी चाहिए, परंतु अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो दशम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में बाहर जाइए और यहाँ पे दशम स्थान में राहु, बाहर जाइए, यहाँ पे भी दशम स्थान के अधिपति धन दे रहे हैं, कर्म क्षेत्र कमजोर नहीं है, लग्नेश के साथ बैठे हैं, बहुत जल्दी ही आप धन कमाने को सोच रहे हैं। वैसे आपकी कुंडली 1984 से है, आपके पास अनुभव बहुत ज्यादा होगा और अच्छा होगा, पर फिर भी अगर दिक्कत कोई हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए आपको सूर्य को आराधित कर लेने से आपका काम बन जाएगा। और साथ ही साथ देवी दुर्गा का कभी अगर हो सके तो मन प्रसिद्ध अगर कोई मंदिर हो तो जरूर दर्शन करने चले जाना चाहिए। प्रत्येक दिन अगर आसपास कोई मंदिर हो तो वहां पे जाया करिए, गणेश जी के मंत्रों का जप करिएगा तो सारी चीजें समस्याएं जो है वो टल जाएंगी। इसमें कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे राहु बैठे हैं, इस वजह से अपना खेल वो खेलते हैं कभी कभी। बीमार बहुत रहता हूं,
स्वास्थ्य में तो परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ की स्थिति है मंगल के साथ बैठे हैं, जो कि अगर गौर करें तो आपका चंद्रमा कमजोर है, इस वजह से आप बीमार हैं। ये भाव ठीक है, ये भाव कमजोर नहीं है, क्योंकि अगर गौर करें तो आपकी कुंडली में केंद्र बिल्कुल खाली है। राहु केतु तो कोई ग्रह होते नहीं है, और वो वस्तुतः केंद्र के अधिपति होकर के शुक्र जन्म कुंडली में धन का संबंध बना रहे हैं। यहाँ पे भी वृश्चिक राशि के नीच के केतु बैठे हैं। रोग भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शनि जो है वो इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, इस वजह से शायद समस्या बनती हो। पर मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं कि चंद्रमा 12 में है, इस वजह से आप बीमार रहते हैं। शिव जी की शरणागति धारण करिए। तो मैंने क्या क्या कहा, ये बात कही कि अगर हो सके तो किसी एक मंदिर को पकड़ लीजिए, या तो दुर्गा जी की या शिव जी के मंदिर की पूजा अर्चना करना शुरू कर देने से भी बात बन जाती है। बहुत ज्यादा बीमार होने की बात नहीं है, ये चंद्रमा के कारण हो रहा है, क्योंकि यहां भी नीच के बैठे हैं। और अगर आपको और भी मैं गंभीरता से समझाऊं तो जो D27 जो सप्तविमांसा है, वहां पे आपका इम्यून कमजोर देख रहा हूं, और व्यक्ति को मानसिक चिंता ज्यादा करने वाला, या कई बार खुद को व्यक्ति बीमार महसूस करता है, ऐसी भी स्थिति देख रहा हूं। वहां पर भी जो स्थिति दिख रही है, वहां पे चंद्रमा ठीक है, शुक्र और गुरु ठीक है, बुध कमजोर, वात पित्त कफ आपका अनकंट्रोल्ड रहता है। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि आपको इसको ठीक करने के लिए त्रिफला का सेवन भी कर लेना चाहिए, जिससे अगर हो सके तो शुद्ध बना लें अपने घर पे तो ज्यादा काम करें। क्योंकि ज्योतिष के अंतर्गत आयुर्वेद है, तंत्र है, मंत्र है, रत्न है, यंत्र है, सब है, तब जाकर के ज्योतिष बना। तो इसका मतलब है कि हमें आयुर्वेद का सहारा भी लेना चाहिए, और प्राणायाम आदि की स्थिति भी, सूर्य नमस्कार आपको इसमें सहायता कर सकती है। ये बात यहां तक खत्म। दाम्पत्य बढ़िया है, धन भाव आपकी कुंडली में अस्त हो रहे हैं धनेश, इस वजह से कई बार व्यय ज्यादा होता है, आपको बाहर निकलना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, आप सिंह लग्न के हैं और जन्म कुंडली में दशम भाव के अधिपति विदेश जा रहे हैं, गुरु मंगल बैठे हैं यहाँ पे, बाहर भी जाकर के अगर काम करेंगे पूर्व दिशा में, अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर निकलिए, तब जाकर के और भी काम बनेंगे। हालांकि जो लग्न में और केंद्र में राशियां बनी हैं, ये आपको बाहर जाने नहीं देंगी, या कई बार मशक्कत भी करनी पड़ेगी। पर मेरे हिसाब से जो स्थिति मैं देख रहा हूं, क्योंकि 12वें भाव के अधिपति 12वें में, अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में स्वग्रही, और चतुर्थ स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में पिछले भाव में, इस वजह से बाहर जाना चाहिए। लग्नेश के ऊपर गुरु का प्रभाव, जो कि जन्म कुंडली के अष्टम के अधिपति भी होते हैं, इस वजह से बाहर निकलिए, अपने जन्म स्थान को छोड़िए। जो क्षेत्र मैंने कहा है, बिल्डिंग मटेरियल का काम भी आपकी कुंडली में बनता है, कंस्ट्रक्शन आदि का काम भी बनता है, नेटवर्क के क्षेत्र में जो टावर लगाने का काम होता है उस क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं, केमिकल और मैकेनिक्स के क्षेत्र में भी आपकी कुंडली बनती है। ये इतनी सारी स्थितियां बनती है। ये कुंडली में अगर मैं संपूर्ण तरीके से होरा चार्ट अगर देखता हूं, तो गुरु को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रह की स्थिति है वो बिल्कुल मध्यम और बहुत ही अनुकूल जाएगी। हाँ, गुरु की दशा में व्यक्ति को मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, और कई बार जातक की कुंडली में शांति जीवन में ज्यादा देख रहा हूं, ज्यादा उथल पुथल नहीं है। वो अशांति सिर्फ और सिर्फ विवाह के में विलंब होने के कारण हो रही है। जैसे ही व्यक्ति विवाह को प्राप्त करेगा, तो लाभ भाव के अधिपति जन्म कुंडली में बुध सप्तम भाव में बैठे हैं, नवम भाव के अधिपति गुरु लग्न में, चंद्रमा लग्न में बैठ रहे हैं, पर गुरु और चंद्रमा यहाँ केंद्र में। यहाँ पे गुरु और चंद्रमा को देखिए षडाष्टक में, ये पर दोनों स्वग्रही हैं, ये एक अच्छी बात है। तो कितने ग्रह स्वग्रही हो गए? बुध स्वग्रही, चंद्रमा स्वग्रही और गुरु स्वग्रही, 3 ग्रह स्वग्रही। उच्च के कितने हुए? शनि उच्च के, राहु उच्च के। तो ये बहुत अच्छी बात। भाव के आधार पर कौन सा ग्रह अच्छा बैठा है? तो बुध बढ़िया बैठे हैं और शुक्र बढ़िया बैठे हैं, सूर्य भी बढ़िया बैठे हैं। पर यहां पे तीनों जब इकट्ठा हो जाते हैं तो कई बार ये तीनों ही प्रभावों को कमजोर करने लगते हैं और तीनों के ही प्रभाव को मिनिमाइज कर देते हैं। दूसरा, यहां पे जो है वो गुरु स्वग्रही बैठे तो हैं, पर फिर भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि गुरु के ऊपर आप गौर करिए तो धनेश की स्थिति भी बन रही है, दशम के अधिपति भी बन रहे हैं, और शुक्र की दशा चल रही है। तो इस कुंडली में शुक्र बहुत अच्छे नहीं होते, इस वजह से गुरु का प्रभाव मिनिमाइज हो रहा है, कमजोर हो रहा है। और अकेले गुरु यहाँ पे संतान से और व्यक्ति को बुद्धिमानी से कमजोर कर देते हैं। हालांकि व्यक्ति के पास ऐसी क्षमता है कि वो किसी को ठगना नहीं चाहता है और शुद्धतम स्थिति को प्राप्त करके धन कमाना चाहता है। आपको बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपके कर्म क्षेत्र में जो कमजोरी और विकृति आ रही है, और यहाँ पे दाम्पत्य के क्षेत्र में, रोजगार का क्षेत्र, ये ठीक हो जाएगा। हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार प्रत्येक दिन, और बाकी जो उपाय मैं भेजूंगा वो करना होगा। बाकी की कुंडली संतान के मामले में थोड़ी सी कमजोर मैं जरूर कहूंगा। धन भाव कैसा रहेगा आपने पूछा है, वो बात मैंने बता रखी है। आपकी कुंडली में धनेश अस्त है, गणेश जी के मंत्रों का जप करना ही होगा, क्योंकि ग्रह जब अस्त हो जाता है तो अपना वो बेसिक परिणाम तो देता रहता है जिस चीज का वो कारक है। तो आपको बुद्धिमान बना रहा है, आपको यशस्विता में कोई भी उसमें कमजोरी नहीं है, लेकिन हाँ, वो संबंधों के आने के मामले में आपको कमजोर कर दे रहा है। विवाह के लिए जो संबंध आते हैं उसमें कमजोरी आ रही है।
तो अब तो मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष वगैरह की स्थिति तो है नहीं, तो आपको विवाह मिलाने की बात ना हो। अगर स्वास्थ्य ठीक रह रहा है, स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा खराब नहीं है, ये आप सोच बैठे हैं या मान बैठे हैं। आप चूंकि कुंडली में जो मैं संपूर्ण अगर देख रहा हूं तो वहां पे आपका इम्यून कमजोर हो रहा है और पेट कमजोर हो रहा है, तो आप त्रिफला का सेवन किया करिए, इससे आपको, और सूर्य नमस्कार और किसी एक मंदिर का दर्शन, और नियमबद्ध होइए, क्योंकि सिंह लग्न के हैं आप, स्थिर लग्न है, ये जंगलों में और वनों में ना निवास करने वाली राशि है, स्थिर राशि है, धीरे 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 चीजें होती हैं। और आपकी कुंडली में तो वैसे भी केंद्र खाली है, क्योंकि कोई ग्रह तो बैठे नहीं है, इस कारण से भी आपको बल ज्यादा लगाना पड़ता है। यहां पे भी शनि मंगल जैसे पाप ग्रहों के प्रभाव से भाग्य को बल कमजोर मिल रहा है। यहाँ का अधिपति जन्म कुंडली में मंगल इसे देख रहा है, तो आप थोड़े ठीक है, भाग्य का बल थोड़ा ठीक है, क्योंकि भाग्य के कारक और भाग्य के अधिपति धर्म को देख रहे हैं और भाग्य को देख रहे हैं। लेकिन शनि की भी दृष्टि पड़ रही है नीच की, इस वजह से, और वो इस कुंडली का मारक भाव है जो व्यक्ति के प्रयासों को मार रहा है, ये स्थिति बनती है। कहने का मतलब है कि बजरंग बली की पूजा, गणेश जी के मंत्रों का जप, ये काम करना होगा। मुझे लगता है कि मैंने आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया है और आपको प्रिसाइज वे में बताने का प्रयास किया है, बहुत ज्यादा मैंने कंफ्यूजन में नहीं डालने का प्रयास किया है। ये बातें आपकी कुंडली में बनती है। आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा जिस अवस्था में बैठे हैं वो संपूर्ण परिणाम करने को तत्पर हैं। इस वजह से आप ऋण में नहीं हैं, ऋण में नहीं रहेंगे। मन, बुद्धि और चित्त आपका अस्थिर जरूर है, क्योंकि वो भाव से 12 में बैठे हैं, पर जब ये दोनों ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाते हैं तो व्यक्ति कभी भी विक्षिप्त नहीं होता है, और उसके कुंडली के चाहे कितने ही ग्रह कमजोर बैठे हों फिर भी उसको संपूर्ण मिल जाता है। मंगल और बुध आपकी कुंडली में जिस डिग्री पे बैठे हैं उसके आधार पर मंगल का प्रभाव कमजोर हो रहा है, इस कारण से ही आपकी कुंडली में भाग्य बल कमजोर है। बुध भी जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति हैं, वो बुध कमजोर हो रहे हैं, जिस डिग्री पे बैठे हैं मृतप्राय हो जाएंगे वो, इस वजह से बात बनती है। गुरु और शुक्र आपकी कुंडली में जिस अवस्था में बैठे हैं उसके आधार पर गुरु जिस डिग्री पे बैठे हैं वो 14 डिग्री के हैं, युवावस्था के हो जाएंगे। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में 20 डिग्री के हैं, वृद्ध हो जाएंगे। इस वजह से शुक्र मृतप्राय या वृद्ध हो जाएं तो व्यक्ति की पत्नी से संबंधों में कमजोरी हो जाती है, या व्यक्ति वैरागी हो जाता है, या कई बार उसको दाम्पत्य का सुख मिलने में मशक्कत बहुत ज्यादा करना पड़ता है, ये करनी पड़ती है, ऐसी स्थिति दिख रही, ये कारण बन रहे हैं। इस वजह से ही मैंने आपको दुर्गा जी के मंदिर के दर्शन करने का जो है वो सुझाव दिया था, और प्रत्येक दिन एक निश्चित समय पे जाया करिए। शनि जो है वो राहु और केतु आपकी कुंडली में संपूर्ण परिणाम करने वाले हैं। अब जरा गौर करिए, तो सप्तम भाव के अधिपति युवावस्था में, और आपके प्रयासों को वो पहले से ही मार रहे हैं, और पराक्रमेश और पराक्रम में शनि भी बहुत अच्छे बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं युवावस्था के। इस कारण से कि जन्म कुंडली का मारक ग्रह जब बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए, या 6ठे, 8वें, 12वें भाव के अधिपति बहुत ज्यादा बलवान हो जाते हैं, तो कमजोर कर देते हैं, वो जातक के लिए कष्टकारी हो जाते हैं। पापक ग्रह अगर कमजोर बैठे हो तो ही ठीक है, अगर 6ठे, 8वें, 12वें और मारक ग्रह अगर जन्म कुंडली में कमजोर हो तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन वो बलवान हो जा रहे हैं। इस कारण से आपके घर में धार्मिक कृत्य होने में वो मशक्कत पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी नीच दृष्टि यहां पे पड़ जा रही है। इस कारण से हालांकि ग्रह स्वयं के लिए बड़ा खुश है, क्योंकि उच्च का है तो प्रभाव अच्छा दे रहा है, लेकिन वो आपके लिए कष्टदायक हो रहा है। इस वजह से बजरंग बली को चमेली का तेल भी अर्पित करने से ठीक हो जाती है जी। उनके पैरों में जाकर के चमेली का तेल लगाइए और अपनी व्यथा सुनाइए, चीजें ठीक हो जाएंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार।